नमस्कार, आप देख रहे हैं महोबा न्यूज़। मैं हूं राजेंद्र शर्मा। फिट रहने के लिए सेहत को भी फिट रखना बहुत ज़रूरी है। और आजकल आम तौर पे जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, ज़्यादातर लोगों को घुटने की तकलीफ़ों से रूबरू होना पड़ता है। तो महोबा न्यूज़ आज आपको एक ऐसे डॉक्टर से मिलवाने जा रहा है, जिन्होंने इस क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल की हुई है। और ऐसे ही ये डॉक्टर और कहीं के नहीं, आपके लिए एक ये आश्चर्य की बात होगी कि महोबा जनपद के ही रहने वाले हैं। महोबा जनपद के तहसील महोबा के कबरई ब्लॉक के ये डॉक्टर राहुल पटेल, जो टीकामऊ गांव के रहने वाले हैं, हम इनसे आज आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका नमस्कार। बहुत स्वागत है महोबा न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म पे। आप महोबा के रहने वाले हैं, जी। ग्राम टीकामऊ के। और वैसे तो जो हमें जानकारी है, आपकी प्रारंभिक शिक्षा महोबा से ही हुई है, जी। सेंट जोसेफ स्कूल से, फिर सरस्वती विद्या मंदिर से। उसके बाद फिर आपने एमबीबीएस कहाँ से किया? मैंने 2011 में मेरा सिलेक्शन हुआ था ऑल इंडिया पीएमटी में, और मैंने ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई मैंने ज्वाइन किया था। और ग्रांट मेडिकल कॉलेज से मैंने अपना एमबीबीएस कंप्लीट किया। एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ बीएचयू में। मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अपना एमएस ऑर्थोपेडिक्स कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने सीनियर रेजिडेंसी होती है हमारी, मैंने वहीं से बीएचयू से ही कंप्लीट किया। फिर आपने इसके अलावा कुछ फेलोशिप की हाँ, मैंने और अपना जापान एमएस जाके कुछ स्टडी मैंने किया? अपना एमएस कंप्लीट किया। उसके बाद एमएस के बाद ही मैं अपनी जॉइंट रिप्लेसमेंट में फेलोशिप करने के लिए गंगाराम हॉस्पिटल गया था। गंगाराम के बाद फिर मैंने एम्स भोपाल ज्वाइन किया एज अ सीनियर रेजिडेंट। उसके बाद फिर मैंने वापस से अपना जो मेरा बीएचयू था, मैंने कंटिन्यू बीएचयू में किया। मैंने 2 साल के आसपास मैंने लगभग सीनियर रेजिडेंसी बीएचयू में कंप्लीट की। उसके बाद एडवांस स्टडीज़ के लिए मैं जापान गया। मैंने शोल्डर एंड एल्बो सर्जरी में, आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज में मैंने फेलोशिप जापान से कंप्लीट किया। उसके बाद वापस से आके मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की है। इस समय आप पारस हेल्थ केयर ग्रुप से जुड़े हुए हैं जी। और कानपुर में सेवाएं दे रहे हैं आप। जी, मैं अपने पारस हॉस्पिटल के अस्थि रोग विभाग में स्पोर्ट इंजरी स्पेशलिस्ट हूँ। अच्छा, आपने अपना करियर ऑर्थो में ही क्यों चुना? देखिए, जब मैं एमबीबीएस कर रहा था तो हमारी रोटेटरी पोस्टिंग होती है। कभी हम ऑर्थोपेडिक्स में होते हैं, तो कभी गायनेकोलॉजी, कभी जनरल सर्जरी, कभी मेडिसिन। तो हमें एक एक्सपोज़र मिलता है, और उस एक्सपोज़र के टाइम पे ही जो मैंने चूज़ किया, मुझे ऑर्थोपेडिक्स सबसे अच्छी ब्रांच लगती थी वो अपने एमबीबीएस पोस्टिंग के टाइम पे। और ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स जो हम यूजुअली देखते हैं, जैसे कि हम अपने गाँव में देखते हैं, हम अपने शहर में देखते हैं, बहुत सारे जो ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं, सभी के जोड़ दर्द, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो कभी ना कभी ये मन में एक आता था कि हम आगे चल के ऐसा कुछ काम करेंगे, जो ये जो नॉर्मली हमें देखने को मिलते हैं पेशेंट्स, हम इनके लिए कुछ करेंगे। और हमने सोचा कि ऑर्थोपेडिक सर्जन ही हम बनेंगे फ्यूचर में जाकर के, क्योंकि तो इसमें ऑर्थोप्लास्टी जो होती है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को इसके बारे में सरल शब्दों में थोड़ा बताइए कि देखिए। घुटनों का हाँ। जो एक कहते हैं उसकी कार्टेज खराब हो जाती है, कैसा क्या रहता है? देखिए, आर्थ्रोप्लास्टी क्या होता है? आर्थ्रोप्लास्टी का आर्थ्रो मतलब जॉइंट, और प्लास्टी मतलब रिकंस्ट्रक्शन, मतलब नया बनाना। जोड़ को नया बनाने को ही आर्थ्रोप्लास्टी बोलते हैं। आर्थ्रोप्लास्टी कई तरह की होती है। जैसे हम एग्जांपल लें हिप का, तो हिप जॉइंट है हेमी आर्थ्रोप्लास्टी, उसमें आधा कूल्हा बदला जाता है। टोटल हिप रिप्लेसमेंट में हम पूरा कूल्हा बदलते हैं। पूरा कूल्हे का मतलब है एक छत होती है और एक कूल्हा होता है, ये दोनों चीज़ बदली जाती है। आधा कूल्हा यंग पेशेंट्स जो होते हैं उसमें हम लोग रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि बाद में क्या होता है कि आधा कूल्हा बदलने, छत हम जब नहीं बदल रहे हैं, तो ये मूवमेंट के दौरान मूवमेंट करते करते ये इसको खराब करने लग जाता है, और जो कूल्हा होता है वो उसके अंदर घुस जाता है, जिसको प्रोट्यूसियो एस्टेबुलाई बोलते हैं। वो अलग बीमारी हो जाती है। तो हेमी रिप्लेसमेंट, आधा कूल्हा बदलना, उन्हीं पेशेंट्स में किया जाता है जिनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी कम होती है, या वो बहुत ज़्यादा कोमॉर्बिड मतलब बीमार होते हैं। तो उनमें हम आधा कूल्हा बदलते हैं। बाकी ज़्यादातर हमारा टोटल जो रिप्लेसमेंट होता है उसी के लिए हम सजेशन देते हैं। एक होता है फोल्डर, फ्रोजन हो जाता है, फ्रोजन शोल्डर। शोल्डर जो है फ्रोजन हो जाता है, वो क्यों होता है? फ्रोजन शोल्डर, देखिए बहुत सारे फैक्टर होते हैं, बहुत सारे। एक अगर आपको एक सिंपल लाइन में मैं इजी लैंग्वेज में बोलूँ, तो फ्रोजन शोल्डर तब होता है जब हमारे शोल्डर जॉइंट को केमिकल हार्म पहुंचते हैं। केमिकल कैसे भी हो सकते हैं, लाइक
बहुत डायबिटिक पेशेंट है, ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा मेंटेन उसका है, तो वो क्या करेगा, जो कैप्सूल होता है उसमें इन्फ्लामेशन कॉज करता है। इन्फ्लामेशन से जब इन्फ्लामेशन में दर्द होता है, मूवमेंट नहीं कर पाता है, वो जो पर्दा होता है वो सिकुड़ता है, कैप्सूल कैप्सूल सिकुड़ जाता है, मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। इसको ही फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं। फ्रोजन शोल्डर के बहुत सारे रीजंस होते हैं, जिसमें एक सबसे कॉमन जो रीजन है वो डायबिटिक पेशेंट में, हाई जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनमें देखने को मिलता है। फ्रोजन शोल्डर का जो ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट देखिए 70% फ्रोजन शोल्डर जो होते हैं वो हम कंजर्वेटिव ही ट्रीट कर सकते हैं, उसमें कोई सर्जरी की जरूरत नहीं होती है। हम उसमें पेन किलर्स, थोड़ा सा फिजियोथेरेपी, थोड़ा सा उसमें सिकाई, ये सब करते हैं, वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। लेकिन कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिसको ये सब करने के बाद भी आराम नहीं मिलता, तो ऐसे पेशेंट्स का हमें सर्जरी करना होता है जो दूरबीन विधि से होती है, और उसमें दूरबीन डाल करके हम जो कैप्सूल जो सिकुड़ चुका है उसको हम लोग खोल देते हैं, और वो फ्रोजन शोल्डर जो होता है वो ठीक हो जाता है। जो घुटने को कहते हैं कि रिप्लेसमेंट कर दिया जाता है इसमें, और इसमें एक आम धारणा ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा खर्च आता है, 5-7 जी लाख नहीं, रुपए नहीं, लग नहीं, जाता है ऐसा इसमें। 5-7 लाख कभी नहीं लगते हैं। एक देखिए प्रश्न। दूसरा ये हुँ, इसमें इसका सबसे दूसरा प्रश्न ये है कि क्या इसके रिप्लेसमेंट के बाद में लाइफ उतना ही ईज़ी रहती है क्या? लाइफ एक्चुअली उससे बेटर हो जाती है। आपके दूसरे सवाल का जवाब मैं पहले दूँगा कि आपने बोला कि लाइफ उतनी ही ईज़ी रहती है, नहीं, लाइफ को और बेटर करने के लिए ही ये सर्जरी होती है। आपको इस सर्जरी से जो हमारा एम होता है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड करना होता है। आपको ये सर्जरी आजकल इतनी एडवांस हो गई है, इम्प्लांट्स इतने हाई क्वालिटी आने लग गए हैं कि ये सर्जरी का जो सक्सेस रेट है वो पहले थोड़ा कम था, पर अब बहुत ज़्यादा हो गया है। ऑलमोस्ट 90-95% पेशेंट्स जो होते हैं वो बिल्कुल हैप्पी होते हैं सर्जरी के बाद। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो थोड़ा बहुत कंप्लेन लेके आते हैं, बट वो फिजियोथेरेपी अच्छा कहीं न कहीं उनका छूट जाता है, तो वो नहीं उतना अच्छा रिज़ल्ट आता है। पर उसको भी हम लोग बाद में फिजियो के ज़रिए ठीक कर सकते हैं, वो सही हो जाता है। आपका पहला सवाल कि 5 से 7 लाख का खर्चा आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सर्जरी बहुत ज़्यादा इम्प्लांट डिपेंडेंट होती है। कई इम्प्लांट्स जो होते हैं वो 1 लाख रुपए तक के आते हैं, कई होते हैं जो 1.5 लाख रुपए तक के आते हैं, और अपना हॉस्पिटल का खर्चा-वर्चा सब मिला करके 2 से ढाई लाख में ये सर्जरी हो जाती है, एक घुटने का। एक घुटने का। हुँ, तो और 2 से ढाई लाख में की सर्जरी हो जाती है, और उसके बाद दोनों घुटने का करें तो आप मान के चलिए 4 से 5 लाख के अंदर-अंदर ये दोनों घुटने रिप्लेस आराम से किए जा सकते हैं, बेस्ट क्वालिटी इम्प्लांट के साथ। हुँ, डॉक्टर साहब, ये जो मान लीजिए रीढ़ की हड्डी में भी हुँ, बहुत हुँ, लोगों को तकलीफ हुँ, रहती है, वो L1, L2 हुँ। और इस तरह से कुछ होता है, तो देखिए वो भी इसी का पार्ट है क्या? वो दरअसल इसका पार्ट तो नहीं है, पर उसमें ऐसा है जो रीढ़ की हड्डी में बोलते हैं गैप कम हो गया है, वो गैप एक्चुअली एक्स-रे में दिखता है कम हो गया है, वो एक्चुअली डिस्क प्रोट्रूजन होती है। स्पाइनल कॉर्ड के बीच में जो स्पाइनल कैनाल होती है, उसमें स्पाइनल कॉर्ड होती है, वो कॉर्ड दबने लग जाता है, और वो दबता है तो थोड़ा बहुत पेन हो जाता है, पर उसमें भी 70% केसेस को कंज़र्वेटिव ही मैनेज किया जाता है। आप मान के चलिए सभी पेशेंट को 3 मंथ का हम लोग कंज़र्वेटिव ट्रायल देते हैं, 70 टू 80% पेशेंट उससे ठीक होता है, और 10 टू 15% जो एकदम बहुत ही ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक होते हैं उनका एमआरआई किया जाता है। एमआरआई के बाद देखा जाता है डिस्क कितना बड़ा निकला हुआ है, कितना कंप्रेशन है, और उसके हिसाब से फिर सर्जरी प्लान की जाती है। उसके भी रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छा उसका रिजल्ट आता है। सर्दियों में क्या होता है, बहुत लोगों की उँगलियों में हुँ, जाम होने लग हुँ, जाते हैं, हुँ, खुलती नहीं है उँगलियाँ, हुँ, पेन बहुत होने लगते हैं हुँ। कलाई में, इसमें। उसके लिए प्रारंभिक लेवल पे क्या ट्रीटमेंट दिया देखिए जा सकता है? सर्दियों में जब भी मौसम बदलता है थोड़ा ठंड एकदम से हो जाती है, तो देखिए सबसे बड़ा रीज़न ये होता है जॉइंट, जितनी भी जॉइंट कैप्सूल हो गए या टेंडन हो गए, वहाँ पे थोड़ा-सा ब्लड सर्कुलेशन वैसोकंस्ट्रिक्शन, मतलब कि धमनियाँ सिकुड़ने की वजह से थोड़ा-सा खून का संचालन कम हो जाता है, और उसकी वजह से ही वो सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जब भी अगर ऐसा है, किसी पेशेंट ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उनमें ऐसा हो रहा है, तो उनको थोड़ा-सा वार्म रहना चाहिए, थोड़ा-सा गर्म कपड़े पहनने चाहिए, सिकाई रेगुलर करनी चाहिए, और एकदम से गर्म से ठंडे एनवायरनमेंट में जाने से बचना चाहिए। आज आपने यहाँ महोबा में एक फ्री हाँ, चेकअप कैंप लगाया था। हाँ। इसका क्या उद्देश्य क्या है? और देखिए आप महोबा के होने के नाते महोबा के लिए क्या करने जा रहे हैं? देखिए, बचपन से ही महोबा में हम पढ़े हैं, बले हैं, सब कुछ महोबा में हुआ है इस तरह। तो हमने देखा कि यहाँ पे डॉक्टर्स बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही बेसिक लेवल के जो मेडिकल केयर है वो अभी 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 तक, तब से लेके अभी तक वही अवेलेबल है यहाँ पे। कोई भी एडवांस मेडिकल की फैसिलिटी अभी अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ के होने के नाते जो मेरा नैतिक कर्तव्य है वो ये है कि जितना मुझसे हो सके मैं यहाँ के लोगों की हेल्प करूँ, और जो मेडिकल फैसिलिटी यहाँ अवेलेबल है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करूँ।
तो बस इसी उद्देश्य से हम अपने पारस हॉस्पिटल के सहयोग से यहाँ पे आते हैं और अपना कैंप करते हैं। हमने अभी तक तो मंथली कैंप्स किए हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहे हैं, निःशुल्क रहे हैं पेशेंट के लिए। और पिछली बार करीब 70 पेशेंट्स थे और इस बार भी करीब 60 पेशेंट्स के आसपास हमने देखे हैं। बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं, लेकिन हम 4 से 5 घंटे यहाँ पे दे देते हैं महीने में एक बार। और जो हमारा आगे का फ्यूचर प्लान है, महीने में 2 बार यहाँ पर रेगुलर ओपीडी करने का प्लान है। वो ओपीडी तो ठीक है, ओपीडी आप करेंगे, आप उनको प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, लेकिन जो सर्जिकल है पार्ट है या प्लास्टर वगैरह है, वो सब में कैसे हेल्प करेंगे आप? अभी जो हम रेगुलर ओपीडी स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम प्लास्टर सर्विस भी स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। तो प्लास्टर जैसे पिछले कैंप में मैंने खुद ही प्लास्टर्स यहाँ पे लगाए थे, पर साथ में प्लास्टर लगाना और साथ में ओपीडी देखना वो टाइम बहुत ज़्यादा उसमें चला जाता। तो अगली बार से हम एक अपना सहयोगी लेकर आएंगे जो प्लास्टर लगाएगा। और रेगुलर ओपीडी में हम बेसिक माइनर ओटी जिसमें कि जैसे टाका लगाना हो गया या फिर तार निकालना हो गया, पट्टी करना हो गया, ये सारी चीज़ें हम स्टार्ट कर देंगे। और रही बात सर्जरी की, तो बेसिक सर्जरीज भी बहुत जल्दी हम यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। और अगर सब कुछ अच्छा रहा तो फ्यूचर में हम एडवांस सर्जरी भी करेंगे। यहाँ पे कोई हॉस्पिटल में आप अपनी तरफ से या पारस की तरफ से? अभी तो हम पारस की तरफ से ही कर रहे हैं और जितना सहयोग पारस हॉस्पिटल देगा उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ के पेशेंट्स अगर पारस जाते हैं तो उनके लिए कुछ विशेष रियायत कराएंगे? पारस, क्योंकि देखिए कॉर्पोरेट हाँ, अलग बात होती है। नहीं, पारस हॉस्पिटल अपने आप में अभी काफ़ी, अगर आप बाकी कॉर्पोरेट से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी सस्ता है। पारस बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। और जितने भी पेशेंट्स मेरे यहाँ से जाते हैं तो मैं उन्हें अपने लेवल पे जितना हो सकता है मैं उनका रियायत करता हूँ। और मैं अभी बताऊँ, मोर देन 50% पेशेंट्स जो मेरे यहाँ से गए हैं मैंने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट किया है वहाँ पे। ओपीडी फीस भी सारी फ्री की है और जितना ट्रीटमेंट भी कम हो सकता है मैंने उतना हेल्प किया है वहाँ पे। तो पारस हॉस्पिटल में ऑर्थो के अलावा कानपुर में और क्या क्या फैसिलिटीज हैं, किन किन बीमारियों को कवर करते हैं? कानपुर पारस हॉस्पिटल में लगभग सारी फैसिलिटीज अभी अवेलेबल हैं। एक दो चीज़ें हैं जो नहीं है, जैसे कि अभी ऑर्थोपेडिक्स में रोबोट नहीं था, तो हमने 12 तारीख से रोबोट हमारा आने का प्लान है। इसी तारीख 12 सितंबर को ही हमारा वहाँ पे रोबोट भी आ जाएगा। और बाकी जनरल सर्जरी, ऑन्को सर्जरी में रोबोटिक्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो ऐसे ही हम धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे हैं, जो चीज़ नहीं है वो अपना लेकर आ रहे हैं। अच्छा, आपने ऑर्थो में ऑन्कोलॉजी का भी आपने जो है फेलोशिप की हुई? जी, मैंने ऑन्कोलॉजी में एक शॉर्ट टर्म फेलोशिप की है जो मैंने बनारस के टाटा मेडिकल सेंटर से मैंने किया था। और उसमें मैंने बहुत सारे ट्यूमर्स को, जो ऐसे ट्यूमर्स हैं जिनकी जो हड्डी को नुकसान पहुंचाते हैं, शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको कैसे हटाया जाए और मरीज को कैसे उसमें हेल्प की जाए, मैंने वहाँ पे जाके सीखा। और अभी हम कानपुर में जो पारस हॉस्पिटल है वहाँ पे ट्यूमर सर्जरी भी स्टार्ट कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पारस में कैंसर से संबंधित, बिल्कुल, कैंसर से संबंधित एक हम तो हैं ही, और हमारे एक साथ में हमारे सीनियर डॉक्टर हैं, डॉक्टर जगनदीप वर्क। वो जब भी कोई मेजर सर्जरी होती है, कोई बड़ी सर्जरी होती है ऑन्कोलॉजी वाली, तो उसमें वो हमेशा हमारे साथ होते हैं और हमें गाइड करते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने स्पेशलाइजेशन ऑर्थो में किस उसमें किया हुआ है? मेरी सब स्पेशलिटी स्पोर्ट मेडिसिन है। मैंने शोल्डर एंड एल्बो सर्जरी में जापान में फेलोशिप कंप्लीट की है। उसके बाद मैंने दिल्ली में भी स्पोर्ट इंजरी में फेलोशिप वगैरह की है। मैंने मल्टीपल ऑब्जर्वरशिप भी की है और मैंने डिप्लोमा भी कंप्लीट किया है जो फीफा स्विट्जरलैंड का है। और अभी काफ़ी रूटीनली जो मेरा फोकस है वो मेरा स्पोर्ट मेडिसिन में है। उसके अलावा मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट, ट्रॉमा, ये सब भी सर्विसेज दे रहा हूँ वहाँ पर। तो स्पोर्ट्स मेडिसिन में आपने ये स्पेशलिटी जो की है, तो जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, हमने देखा है क्रिकेट के मैदान में जब उनको कोई इंजरी हो जाती है, मसल्स पुल हो जाती है, तो बहुत तेजी के साथ में डॉक्टर जाते हैं। तो वो अचानक ऐसा क्या करते हैं कि उनको रिलीफ मिल जाता है? देखिए, पहले तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं, स्पोर्ट इंजरी सिर्फ स्पोर्ट प्लेयर से रिलेटेड नहीं होती है। स्पोर्ट इंजरी हमारे घर पे जो बुजुर्ग हैं उनको भी हो सकता है, बच्चों को भी हो सकता है। ऐसी वो सारी इंजरी जिसमें टेंडन, मसल इन्वॉल्व होते हैं, या फिर जो यूजुअली खेलने कूदने के टाइम पे ही होती हैं, घर पे भी हो सकती हैं, वो सब स्पोर्ट इंजरी में ही आती हैं। इसमें जैसे कि एंकल ट्विस्ट हो गया या नी ट्विस्ट हो गया, हाथ उठाते समय कंधा एकदम से फंस गया, जाम हो गया, ये सारे स्पोर्ट इंजरी में आते हैं। और जैसे स्पोर्ट प्लेयर्स जो होते हैं, जो सबसे अच्छा जो हम लोग करते हैं वो है आइस एप्लीकेशन देते हैं। तो जब भी कोई इंजरी होती है, मसल पुल होता है, हम सबसे पहले आइस एप्लीकेशन देते हैं। वो अपने आप में ही इतना अच्छा पेन किलर होता है कि वहीं की वहीं स्वेलिंग खत्म हो जाती है और दर्द में भी 50% से ज़्यादा आराम हो जाता है। उसके बाद फिर हम फर्दर मैनेज करते हैं। अच्छा, एक और प्रश्न रह गया कि वो जब ये घुटनों का रिप्लेसमेंट होता है तो इसमें मटेरियल क्या यूज करते हैं? प्लास्टिक रहता है या क्या रहता है? देखिए, कई सारे मेटल आते हैं, अवेलेबल है मार्केट में।
कई पेशेंट जिनको मेटल एलर्जी होती है, उनके हिसाब से अलग अलग मेटल हम यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास ऑक्सीनियम है, हमारे पास गोल्ड प्लेटेड होते हैं, एक्चुअली गोल्ड नहीं होता है, वो एलॉय होता है। और टाइटेनियम यूज़ कर सकते हैं, कोबाल्ट क्रोमियम यूज़ कर सकते हैं। कई इम्प्लांट होते हैं ऑल पॉली, वो अब हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, पर वो भी एक ऑप्शन होता है। ऐसे ही हिप में हमारे पास मेटल का होता है इम्प्लांट, हमारे पास सिरेमिक होता है, हमारे पास ऐसे कॉम्बिनेशन हम लोग बनाते हैं, जैसे कि मेटल ऑन पॉली। पॉली क्या होता है? लाइनर होता है, जो छत होती है, छत और मेटल के बीच में, मेटल हेड के बीच में एक पॉलीथीन का हाईली क्रॉस लिंक्ड पॉली होता है, उसको हम लोग लगा देते हैं। तो जो फ्रिक्शन होता है दोनों मेटल्स के बीच में, वो उसको रोकता है। और ये जो पॉली होता है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि हमारे इम्प्लांट का लाइफ कितना होगा। ज़्यादातर केसेस में भी पॉली घिस जाता है, तो तब जाके हमें इम्प्लांट फिर चेंज करने पड़ते हैं और रिवीजन सर्जरी करनी होती है। तो बेस्ट जो अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं कॉम्बिनेशन, वो सिरेमिक हेड पॉली के साथ यूज़ करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने बहुत सारी चीज़ें बता दी कि चोट लगने के बाद क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं। आमतौर पे होता ये है कि जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, वो ज़्यादातर केसेस जो है वो बाथरूम में गिरने के होते हैं। तो कुछ ऐसा प्रिकॉशंस बताइए ताकि लोग थोड़ा उसको लेकर के अवेयर रहें। हमारे दर्शकों को बताइए कुछ कि लोग। सबसे बड़ा जो मैं अब मैसेज देना चाहूँगा, वो है जनरल एक्सरसाइजेस, जो फिटनेस। बहुत सारे ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं, वो बैलेंस नहीं बना पाते हैं, और बैलेंस उनका गड़बड़ होने की वजह से वो स्लिप करके गिर जाते हैं, और उनको बहुत कॉमनली आईटी फ्रैक्चर, फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर, हेड इंजरी, ये सारी चीज़ें उनको हो जाती हैं। अगर हम अपने माता पिता या फिर जो भी हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं, अगर हम उनकी फिटनेस को थोड़ा सा सीरियसली लें, उनको थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज कराते हैं जितना वो टॉलरेट कर सकते हैं, तो वो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। एक ये अवेयरनेस की ज़रूरत है कि एक्सरसाइज सिर्फ यंग्स के लिए नहीं है, कुछ एक्सरसाइज हैं जो हमारे ओल्ड एज जो लोग होते हैं उनको भी करना चाहिए। इसके अलावा और कुछ जो आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को? इसके अलावा मैं एज अ स्पोर्ट इंजरी स्पेशलिस्ट मैं बस एक चीज़ बोलूँगा कि कभी भी सिर्फ माइनर इंजरीज को भी कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे कि एंकल ट्विस्ट भी होता है, ये बहुत बड़ी बात एंकल ट्विस्ट भी होता है, तो हम लोग इग्नोर कर देते हैं, छोटा सा मोची तो है, और फिर वो 6 महीने तक लचक, बार बार लचक आती रहती है। सेम नी ट्विस्ट हो गया, और फिर वो लचक करता रहता है, आगे पीछे सरकता रहता है घुटना, वो बैलेंस नहीं कर पाते हैं, और फिर बाद में जब वो हमारे पास आते हैं तब ऑलरेडी इतनी देर हो चुकी होती है, या तो आर्थराइटिस डेवलप हो चुकी होती है, या तो फिर एंकल जो है वो वहाँ पे जाम हो चुका होता है, तो वहाँ पे हम रिजल्ट कभी प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो माइनर से माइनर भी इंजरी है, पर आपको एक बार डॉक्टर के पास जाना चाहिए और एक बार एग्जामिन करवाना चाहिए कि भाई देखिए हमें ये प्रॉब्लम हुई है, देखिए कोई सीरियसनेस तो नहीं है इसमें, कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है, तो हम वो चेक कर सकते हैं। जी, तो ये थे डॉक्टर राहुल पटेल, जो जनपद महोबा के ही एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं, टीकामऊ के। और आप जो है ऑर्थो में एक बहुत बड़ी सेवाएं दे रहे हैं, और आपका कहना है कि महोबा में वो बाद में भविष्य में यहाँ पर ऑर्थो की एक बहुत बड़ी सेवाएं और सर्विसेज देने का प्रयास करेंगे। तो डॉक्टर साहब, हमसे बात करने के लिए, महोबा न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भविष्य उज्जवल और सुखद रहे। नमस्कार। आप देखते रहिए महोबा न्यूज़।